नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका मित्र RS राजपूत। आज मैं आपको भिंडी की फसल के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूं। तो किसान साथियों, भिंडी की फसल जो है एक सब्जी की फसल होती है और सब्जी वर्गीय फसल होने के नाते इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। सब्जी की पूर्ति करने के लिए हम इसकी खेती दोनों सीजन में करते हैं। एक तो बसंतकालीन सीजन में करते हैं, एक वर्षाकालीन सीजन में करते हैं। बसंतकालीन सीजन में जो इसकी खेती की जाती है उसको बोने का अभी समय चल रहा है, यानी कि फरवरी और मार्च में इसकी बुवाई की जाती है। और फरवरी मार्च में इसकी बुवाई करने के पश्चात ये इसकी जो भिंडी हम जो शुरू हो जाती है, फल इसका आना शुरू हो जाता है, वो अप्रैल में इसका शुरू हो जाता है। और अप्रैल में इसकी जो मार्केट में भिंडी होती है वो आनी शुरू हो जाती है। और एक इसका जो समय चलता है वो भिंडी की बुवाई का जो सही समय चलता है वो जुलाई और उसका जून और जुलाई का समय होता है, जो कि हमारी सितंबर में उसका आना प्रारंभ हो जाती है। सितंबर से फिर उधर वो चलती है अक्टूबर तक, नवंबर तक। और जो बसंतकालीन होती है, बसंतकालीन भिंडी हमारी, ये अप्रैल से शुरू हो जाती है और अप्रैल से शुरू होकर ये जुलाई तक इसकी जो शुरुआत होती है वो चल जाती है। जुलाई तक ये चलती है, जुलाई तक ये सब्जी की पूर्ति देती है। तो किसान साथियों, भिंडी की बुवाई करने के लिए कुछ वैरायटी हैं वो सुनिश्चित कर लेते हैं। कौन कौन सी वैरायटी हैं वो, जैसे कि पूसा A4, परभानी क्रांति, पंजाब 7, अर्का अभय, अर्का अनामिका, वर्षा उपहार, हिसार उन्नत, BRO6 और पूसा साबनी और पूसा मखमली। तो मैं आपको दिखाता हूँ भिंडी का जो बीज है वो ये है अनमोल F1 ओकरा भिंडी। ये देखिए F1 ओकरा भिंडी। तो ये जो बीज है ये अच्छा बीज है और हाइब्रिड बीज में आता है ये, ठीक है, हाइब्रिड सीड में आता है ये। इसकी बुवाई हम कर सकते हैं। तो भिंडी की बुवाई करने के लिए हमको सामान्यतः सबसे पहले खेत की जुताई करनी होती है। खेत की जुताई करके मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। खेत की बढ़िया से तैयारी करने के बाद में उसकी जो मिट्टी है वो सही तरह से भुरभुरी हो जाए, उसके बाद में हम उस खेत में कुछ कंपोस्ट मिलाते हैं। कंपोस्ट में आपका देसी खाद हो सकता है, वर्मी कंपोस्ट हो सकता है। इन चीज़ों का हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में खेत की जुताई करके और उसमें थोड़े छोटे छोटे उसमें बेड बना लिए जाते हैं। जो बेड होते हैं उनके लिए हम फावड़े से बना सकते हैं या फिर किसी रिज मेकर से उसकी बेड बना सकते हैं। तो बेडों के लिए बहुत चौड़ाई ज़्यादा ना करके वो पतले पतले बेड होते हैं, उन बेडों पर भिंडी की बुवाई कर दी जाती है। तो भिंडी की बुवाई करने के लिए हमको कुछ डिस्टेंस मेंटेन करनी होती है। तो हमारे लिए चूँकि हमने बेड बनाए होते हैं तो बेड हमारा जो है लाइन से लाइन की दूरी उसमें मेंटेन होती है। लाइन से लाइन की दूरी उसमें 30 सेंटीमीटर तक रहती है और पौधे से पौधे की दूरी के लिए हम उसमें 15 से 20 सेंटीमीटर तक कर सकते हैं। जिससे कि ये होता है कि हमारा जो पौधा होता है वो अच्छी तरह से उसका जो ग्रोथ होती है वो अच्छी मात्रा में उसकी ग्रोथ हो जाए, बढ़िया तरीके से पौधा अपना आकार ले ले, जिससे कि उस पर बहुत ज़्यादा कलियाँ बने और शाखाएँ उस पर ज़्यादा बने। शाखाएँ ज़्यादा बनेंगी तो उसमें फल ज़्यादा आएगा, फल ज़्यादा आएगा तो हमारा उत्पादन भी अच्छा होगा। तो इस तरह से हमको उसकी बुवाई करनी होती है, जो कि भिंडी की बुवाई करने के लिए लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर हमारे लिए ये एक नॉर्मल जो डिस्टेंस होती है वो हमें मेंटेन करनी होती है, ठीक है। तो इसके पश्चात बुवाई कर देते हैं। बुवाई करने के पश्चात हम देखते हैं कि लगभग 3 से 4 दिन में उसके बीजों का अंकुरण होना शुरू हो जाता है। 3 से 4 दिन में बीजों का अंकुरण होना शुरू हो जाता है। उसके पश्चात हम ये देखते हैं कि कुछ जो किट होते हैं, जब पौधे का अंकुरण होता है तो उसका जो 2 पत्तियां जब उसकी बन जाती हैं, 2 बीज पत्र जब उसके निकलते हैं, उसके बाद में कुछ एक कीट होता है, वो कीट उन पत्तों को खाने लगता है। तो उस समय पे हमें क्या करना होता है कि अगर वो कीट पत्तों के लिए नुकसान पहुंचा रहा है तो हम अपने खेत में जो राख होती है, राख का उसमें बुरकाव कर देते हैं। राख का बुरकाव करने से ये होता है कि जो कीट होता है वो पत्तियों को खाने का तो प्रयास करता है, लेकिन राख उसकी जो दांत होते हैं उनमें लग जाती है और वो इस तरह से पौधे के लिए ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है और वो अपना
वो वहाँ से डाइवर्ट हो जाता है। और अगर इतने पर भी अगर कीट नहीं मान रहा है, वो फिर भी अगर नुकसान पहुँचा रहा है, तो हमारे लिए कुछ कीटनाशक होते हैं, उनका हमको उसमें छिड़काव करना होता है। तो जो कीटनाशक हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। थायो कीटनाशक में आपका थायोमिथाक्सन एक कीटनाशक होता है, जिसमें कि एक सिंजेंटा कंपनी का आता है, एक तारा नाम से। ये देखिए, सिंजेंटा कंपनी का एक तारा नाम से आता है। ये थायोमिथाक्सन, इसमें जो टेक्निकल होता है, ये 25% थायोमिथाक्सन होता है, जो कि दानेदार होता है और ये पानी में घुलनशील होता है, तो इसका हम इसमें छिड़काव कर सकते हैं। और एक थायोमिथाक्सन आता है, ये होता है सितारा कंपनी का होता है, ये भी थायोमिथाक्सन होता है, तो आप इसका भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप इमामेक्टिन बेंजोएट का इसमें छिड़काव कर सकते हैं, या इंडोस्कार्ब का ले सकते हैं इसमें, या कोई भी साइपरमेथ्रिन, कोई भी कीटनाशक के लिए आप इसमें ले सकते हैं, ये इस कीट से अपनी भिंडी को बचाने के लिए। तो हम बात करते हैं कीटनाशक के बारे में। तो कीटनाशक हमने अगर थायोमिथाक्सन लेते हैं, तो थायोमिथाक्सन के लिए 5 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में उसका घोल बनाकर और उसका हम छिड़काव करते हैं। तो जैसे जैसे हमारा खेत होता है, तो जितना हमें पानी लगाना होता है उसके अनुसार हम उसका छिड़काव करते हैं। और अगर हम साइपरमेथ्रिन लेते हैं या क्लोरोपाइरीफास लेते हैं, तो उसके लिए भी उसी हिसाब से अपना उसको 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसका घोल बनाते हैं, और उसके लिए हम उसका स्प्रे कर देते हैं क्लोरोसाइपर का। या प्रोपेनोफास लेते हैं तो उसका भी इसी प्रकार से करते हैं, 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसका घोल बनाकर और उसका छिड़काव कर देते हैं। तो जो शुरुआत में कीट लगता है, उस कीट से बचाने के लिए हमें अपनी इस तरह से उसकी देखभाल करनी चाहिए। क्योंकि ये गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी शुरू हो रही है, तो इस समय में सिंचाइयों की आवश्यकता अधिक पड़ती है। तो लगभग 1 से 1.5 सप्ताह के बाद, यानी कि 12 दिन के पश्चात, बुवाई के 12 से 15 दिन के पश्चात, उसमें हमको एक हल्की सी सिंचाई करनी होती है, जिससे कि खेत में नमी बरकरार बनी रहे। उसके बाद में इसकी निराई गुड़ाई करते हैं। निराई गुड़ाई करने से ये होता है कि जो मिट्टी है उसमें एरेशन अधिक हो जाती है, एरेशन की मात्रा उसमें बढ़ जाती है, जिससे कि पौधे की जड़ों का विकास होता है। तो निराई के साथ हमको उसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें होती हैं। निराई के साथ हम उसमें कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट लगाते हैं, जिससे कि पौधे का विकास अच्छी तरह से हो जाए। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में आप ये ले सकते हैं, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये काला सोना नाम से एक दवा आती है। ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है ये। तो इसमें क्या होता है, ये आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट बेस होता है इसमें, और ये आपका जो है, इसमें ह्यूमिक एसिड और फोलिक एसिड और सीवीड इसमें पाए जाते हैं, जिससे कि ये आपके पौधे के लिए, फसल के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। उसमें जड़ों का विकास बढ़ाता है और उसमें पौधे के लिए मजबूती देता है, पौधों की शाखाओं में वृद्धि करता है। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काला सोना नाम से ये जो आता है, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का काम करता है। तो इसके पश्चात में हम उसमें फिर से सिंचाई कर देते हैं, और फिर हमारा लगभग 20 दिन में उसकी जो वृद्धि होती है वो ठीक ठाक हो चुकी होती है। यानी 20 दिन में हमारा जो पौधा है वो लगभग, उसका जो आकार होता है वो 15 सेंटीमीटर का हो चुका होता है। 15 सेंटीमीटर का हो चुका होता है तो हम उसकी सिंचाई कर देते हैं। सिंचाई करने के पश्चात हम फिर देखते हैं कि कुछ दिनों बाद, लगभग पौधा हमारा, जब हमारी जो फसल है वो हमारी लगभग 1 महीने की हो जाए, यानी 30 दिन की हो जाए, उसके बाद हम 30 दिन की फसल होने पर हम उसमें यूरिया का जो है उपयोग करते हैं। यूरिया में आप यूरिया ले सकते हैं, यूरिया जो दानेदार होता है वो, और अगर दानेदार यूरिया नहीं लेते हैं तो एक ये टोका आपका नैनो यूरिया आता है, तो नैनो यूरिया का भी इसमें छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों, फ़र्क ये है कि अगर आप यूरिया का उसमें करते हैं तो आपके लिए उसकी मात्रा ज़्यादा देनी पड़ती है, और नैनो यूरिया का करते हैं तो ये कम नैनो यूरिया ही इसको हम उसका इस्तेमाल करके, और क्योंकि ये भी 1 एकड़ में काम करता है, 500 ml की बोतल होती है ये भी 1 एकड़ में काम करती है, और 1 एकड़ में हम 1 कट्टा यूरिया यानी कि 45 किलो भी 1 एकड़ में लगाते हैं।
काम दोनों का एक जैसा है, तो हम बेहतर होगा कि हम इसको सुनिश्चित करें, ये ज़्यादा बेहतर है। तो यूरिया लगाने के पश्चात में फिर हमारी जो फसल है, हमें उसमें कुछ एकदम नहीं देना पड़ता है, और फिर जब 45 दिन की फसल हो जाती है तो उसमें हम देखते हैं कि फूल बनने प्रारंभ हो जाते हैं, और जब फूल बनने प्रारंभ हो जाते हैं तो उसके साथ साथ कुछ उसमें गोंदी जैसी बननी शुरू हो जाती है। उस गोंदी में ये होता है कि वहीं उसका फल बनना प्रारंभ हो जाता है। तो फिर हम उस स्थिति में ये देखते हैं कि जब उसमें फूल बनना प्रारंभ हो जाता है और उसमें फल आने प्रारंभ हो जाते हैं, यानी कि भिंडी की जो फली है या जो फल है वो बनना जब शुरू हो जाता है, तब हमारे लिए उसमें कुछ और माइक्रोन्यूट्रिएंट देने पड़ते हैं। क्योंकि आवश्यकता है तो हम उनको इसलिए देते भी हैं क्योंकि हमें उत्पादन अधिक लेना होता है। तो उस समय पे हमारी ये आती है इफ़को कंपनी की ही एक सागरिका नाम से दवा आती है। तो सागरिका जो होती है, इसमें भी आपका सीवीड होता है इसमें, और फोलिक एसिड होता है, ह्यूमिक एसिड होता है इसमें, यानी बहुत सारे इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। तो हम इसका भी उसमें छिड़काव कर सकते हैं, सागरिका का छिड़काव करने का भी सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि पौधे की वृद्धि को अधिक करता है, और पौधे की जो उसमें फ्लावरिंग की परसेंटेज होती है उसको बढ़ाता है, उसमें फलों को बढ़ाता है। तो हम इन चीज़ों का उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सागरिका ये हमारी आधा लीटर होती है, ये 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहती है। 1 एकड़ के लिए आधा लीटर सागरिका के लिए हम 1 एकड़ में इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो इसकी भी वही मात्रा लेते हैं पानी की, कि हमें लगभग 1 टंकी प्रति बीघा के हिसाब से, यानी 1 एकड़ के लिए हमें 6 टंकी पानी लेना होता है। 6 टंकी पानी का मतलब जो है 200 लीटर पानी के आसपास हमको लेना होता है 1 एकड़ के लिए, और हमें उसमें इसका स्प्रे कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसका करते हैं, ठीक है। और विकल्प में हमारे लिए ये है कि अगर सागरिका नहीं लगाते हैं तो हम ये ले सकते हैं सुपर पावर है ये भी एक प्रकार का माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, और इसका भी जो उपयोग होता है वो पौधों को बढ़ाने के लिए, पौधों की वृद्धि करने के लिए, और उनमें जो है उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए ही इसका काम होता है, और फल की चमक बढ़ाने के लिए इसका कार्य होता है। तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एक हमारा ये आता है हाई न्यूट्री, इसमें 12% ह्यूमिक एसिड होता है, तो और ये पोटेशियम ह्यूमेट का काम करता है। इसका हमें इस्तेमाल ज़रूर करना है पूरी फसल में, कम से कम 1 या 2 बार इसका हमें ज़रूर इस्तेमाल करना, क्योंकि इसमें पोटास और ह्यूमिक एसिड और पोटास दोनों चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, तो इसलिए इसको पोटेशियम ह्यूमेट कहते हैं। तो इसका हमें इस्तेमाल ज़रूरी होता है करना, क्योंकि जड़ों का विकास करने के लिए पोटास की भी आवश्यकता पड़ती है, और फल की जो वृद्धि होती है उसको बढ़ाने के लिए भी आवश्यकता पड़ती है। तो पोटेशियम ह्यूमेट का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब के साथ साथ हमें एक हमारा ये होता है एग्री 82 होता है। इसमें सिंपली इसका वैसा कोई कार्य नहीं होता है। एग्री 82 का जो कार्य होता है ये एक प्रकार का स्प्रीडर का काम करता है, यानी जो भी हम कोई दवा लगाते हैं, कीटनाशक या कोई भी ग्रोथ की दवा लगाते हैं, तो उसके लिए उसकी जो सॉल्वेंट है उसको सक्रिय करने का ये काम करता है। तो उसको सक्रिय करने का ये जब काम करता है तो हमें इसका इस्तेमाल कर देना चाहिए। इसका इस्तेमाल करने से इसका जो है हम 5 ml प्रति 15 लीटर पानी में इसका घोल मिलाते हैं, और प्लस में हम जो भी कीटनाशक या कोई फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं उसको इसमें देते हैं। तो इसको लगाने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो पौधे के पत्ते होते हैं उनके जो रंध्रावकाश होते हैं वो खुल जाते हैं, जिससे कि जो हम कोई भी कीटनाशक या फंजीसाइड लगा रहे हैं तो उसका उपयोग सही से होने लगे। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो भी हम उसमें सिंचाइयाँ करते हैं तो सिंचाई के लिए उसमें उसकी जो क्रियाशीलता है उसको बढ़ाता है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के लिए भी ये कुछ इम्प्रूव करता है, जिससे कि हमें हमारी फसल के लिए लंबे समय तक उसमें नमी बनी रहती है। ये पौधों के अंदर जो है कि उसको सूखा को सहन करने की भी क्षमता बन जाती है। तो हम इसके लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा किसान साथियों, अभी मैंने आपको जो जानकारी दी उसके साथ साथ इसमें अभी कुछ और ऐसी जानकारियां हैं जो मैं आपको देना ज़रूरी समझता हूं, उनके बारे में और आपको बता रहा हूं। जैसे कि भिंडी की फसल में कुछ
कीट पतंगों का प्रकोप अधिक रहता है, क्योंकि इस प्रकार का जो पौधा है, इसका जो इसकी जो प्रकृति है वो इस प्रकार की है कि इसमें कीट पतंगों का ज़्यादा प्रकोप रहता है। तो हमें कुछ इसमें विशेष ध्यान रखना होता है कि इसमें बार बार इसमें सुंडियाँ आती हैं और तना छेदक इसमें बार बार अटैक करता है, और इसमें जो है सफ़ेद मक्खी है, मतलब बहुत सारे कीट इसमें आते हैं। तो इन सब की रोकथाम करने के लिए हमारे लिए विभिन्न प्रकार के कीटनाशक हैं, उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थायोमिथाक्सन शुरू में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन बाद में आपको लगाना है जब आपके खेत में तना छेदक का प्रकोप होता है तब। उस समय पे आपको थायोमिथाक्सन की जो मात्रा है वो आपको 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में उसको आपको उस हिसाब से लेना है, और बढ़िया तरह से पौधे पर हमको लगाना है। जैसे कि जब हम उसको लगाएंगे तो हमारे लिए उसमें एक काम ये करना है कि एग्री 82 और प्लस थायोमिथाक्सन 5 ml प्रति लीटर के 5 ml प्रति 15 लीटर एग्री 82 और 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में आपका थायोमिथाक्सन, इन दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन बना के हमको उसमें लगाना है, जिससे कि जो तना छेदक है उससे हम निजात पा सकें। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हमें थायोमिथाक्सन नहीं लेना है तो हम इंडोस्कार्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडोस्कार्ब एक ऐसी दवा है जो कि सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है, और जो पौधे के अंदर जो सुड़ी बन जाती है पौधे के तने में, उस सुड़ी को मारने का काम भी करता है इंडोस्कार्ब। और एक इमामेक्टिन बेंजोएट नाम से दवा आती है, वो भी हम इसमें उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। किसान साथियों, ये तो हुई कीटनाशक की बात। अभी भिंडी की जो फसल है उसमें कुछ प्रकार के जो रोग होते हैं फसल में वो भी आते हैं, जैसे कि आपका पीला मोजैक, येलो मोजैक वायरस अटैक करता है। येलो मोजैक वायरस जो होता है वो एक प्रकार से मोजैक वायरस होता है, उसके द्वारा एक रोग लगता है, जिससे कि जो हमारी फसल है उसमें पहले तो पत्ते पीले हो जाते हैं, फिर पत्ते पीले होने के पश्चात में वो जो है धीरे धीरे करके और रोग ग्रसित पौधा हो जाता है, फिर पौधे से उत्पादन नहीं मिलता है और पौधा हमारा ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो उन सब चीज़ों की रोकथाम करने के लिए हमारे लिए ये जो है कुछ फंजीसाइड हैं, जैसे कि ये जो है आपका डेल्मा फंजीसाइड है। डेल्मा फंजीसाइड ये तो उसका नाम है, लेकिन मैं इसमें आपको साइड दिखा रहा हूँ। ये है एजोक्सिट्रिबिन 8.3% प्लस मैंकोजेब इसका 66.7%। तो ये इसका आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एजोक्सिट्रोबिन प्लस मैंकोजेब। ये एक प्रकार का अंतरप्रवाही एवं स्पर्शी फफूंदनाशक है। अंतरप्रवाही का मतलब मैंने आपको बताया कि सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट दोनों प्रकार की इसकी फॉर्मेशन है। ये आपका जब आप इसका स्प्रे करते हैं तो ये कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का भी काम करता है और प्लस में सिस्टमेटिक का भी काम करता है, यानी पौधे के अंदर भी इसकी जो है स्टोमेटा के जरिए, रंध्रावकाशों के जरिए पौधे के अंदर ये अपना असर छोड़ता है, जिससे कि जो अंदर भी पौधे के कोई वायरस होता है या कोई फंगस होता है तो उसको ये किल करता है, मार देता है। उसके बाद में आपका पौधा स्वस्थ हो जाता है। इसका छिड़काव करने से फसल में किसी प्रकार के रोगों के लिए रोकथाम करता है ये। दूसरी चीज़ ये होती है कि फसल की जो चमक होती है, वो कलियों की संख्या होती है, वो भी ठीक हो जाती है इससे। ठीक है। इसके साथ साथ एक और ये आता है, ये है एजोक्सिट्रोबिन और आपका ट्यूबोकोनाजोल। ठीक है। ये भी आपका फंजीसाइड का काम करता है, तो इसका आप इसमें छिड़काव कर सकते हैं। इसका आप जो है 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका घोल बनाकर और आप अपने खेतों में इसका छिड़काव कर सकते हैं, यानी कि 25 ml प्रति 25 लीटर की टंकी में और 15 ml प्रति 15 लीटर की टंकी में आप इसका घोल बनाएंगे और अपनी फसल में इसका छिड़काव कर देंगे, जिससे कि आप अपनी जो फसल में होने वाले रोग हैं उनको आप इससे बचा सकते हैं।
तो किसान साथियों, जाहिर है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो जानकारी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और क्योंकि आप जब लाइक करते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं, तो हमारा भी थोड़ा उत्साह बढ़ता है। तो किसान साथियों, इस तरह से हम अपनी फसल को अच्छे से तैयार कर सकते हैं, जिससे कि हम अपनी फसल से बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकें, और बेहतर उत्पादन हमको मिल जाए, उसके बाद में हमें उसका मार्केट में रेट भी अच्छा मिले। और जब रेट अच्छा मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि हमें जो है बढ़िया लगेगा और हमारी आर्थिकी सुधरेगी। तो किसान साथियों, मैं अब आपसे इजाज़त लेता हूँ। आगे मैं फिर मिलूँगा, आपके लिए नई वीडियो एक लेकर आऊँगा इसी तरह से, जिससे कि आपको कुछ मैं अच्छी जानकारियाँ और दे सकूँ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।